भारत में करीब 30 करोड़ परिवार हैं। 90% परिवारों के बच्चे स्कूल जाते हैं। 30% परिवारों के बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। यानी देश के हर तीसरे परिवार का सदस्य कॉलेज या यूनिवर्सिटी में है। इसलिए यह मुद्दा देश के हर तीसरे नागरिक को प्रभावित करने वाला है। और जिनके बच्चे आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं है, वो आने वाले दिनों में कॉलेज में जाएंगे। तो जो आज इस विवाद से प्रभावित नहीं है, वो कल जरूर प्रभावित होंगे। इसलिए गाइडलाइंस पर हो रहा यह विवाद हम सभी से जुड़ा हुआ है। यूजीसी ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में भेदभाव को रोकना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या पहले से ऐसा कोई कानून नहीं था? कानून तो था। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने रैगिंग को गंभीर अपराध बताया था। 2007 में राघवन कमेटी ने रैगिंग पर 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करने की सिफारिश की थी। 2009 में यूजीसी ने एंटी रैगिंग गाइडलाइंस जारी की थी। इसमें रैगिंग को अपराध माना गया। रैगिंग के आरोपी को सस्पेंड करने और जेल की सजा देने का प्रावधान भी था। मतलब भेदभाव के खिलाफ कानून था। स्वयं यूजीसी ने नियम बनाए थे, फिर भेदभाव क्यों नहीं रुका? भेदभाव के शिकार रोहित वेमुला ने साल 2016 में आत्महत्या की थी। इसका सीधा और तर्कसंगत जवाब है, भेदभाव रोकने के लिए बने कानून को सही तरीके से लागू नहीं किया गया। यह जिम्मेदारी किसकी थी? यूजीसी की थी, यूनिवर्सिटी की थी। और बड़ा सवाल यह, क्या यूनिवर्सिटी कैंपस में सिर्फ जाति देखकर ही भेदभाव होता है? क्योंकि जो गाइडलाइंस हैं, उसमें खास तौर पर जाति को रेखांकित किया गया है। विवाद भी जाति से जुड़ा है। इसलिए भेदभाव और जाति के सवाल को नए नजरिए से देखने की जरूरत है। डीएनए मित्रों, 2009 में अमेय पांडे ने रैगिंग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। अमेय ब्राह्मण जाति से थे। 2009 में ही पंजाब के नवदीप सिंह ने रैगिंग से परेशान होकर जान दे दी थी। वो सामान्य वर्ग से ही थे। 2010 में पुणे के गौरव सरानंद ने सीनियर्स की मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर हॉस्टल के कमरे में फांसी लगा ली थी। गौरव भी जनरल कैटेगरी से आते थे। लिस्ट बहुत लंबी है, परेशान करने वाली है। इसलिए हमने सिर्फ 3 उदाहरण दिए। भेदभाव रोकने के नाम पर गाइडलाइन बनाने वालों को समझना चाहिए कि रैगिंग और भेदभाव जाति के आधार पर नहीं होती है। रैगिंग मित्रों, रैगिंग और भेदभाव करना जाति देखकर रैगिंग नहीं कराता। रैगिंग असल में एक मानसिकता होती है। ये लोग किसी भी जाति के हो सकते हैं। और जिन छात्रों से भेदभाव या रैगिंग की जाती है, उनमें भी सभी जाति के छात्र पीड़ित बनते हैं। सोचिए, देश में पहले ही कितना विभाजन है। कहीं हिंदू मुसलमान वाला विभाजन है, कहीं प्रांत वाला विभाजन है, कहीं गरीब अमीर वाला विभाजन है। मतलब कदम कदम पर पहले से ही भांति भांति के विभाजन है। ऐसे में विभाजन की और एक और दीवार खड़ी करने का मतलब क्या है? क्या अच्छा नहीं होता कि एक समावेशी गाइडलाइन बनाई जाती जिसमें सभी छात्रों को शामिल किया जाता? मित्रों, भारत की करीब 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है। दुनिया इसे भारत की सबसे बहुमूल्य संपत्ति मानती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि नौजवान आबादी तरक्की का इंजन होती है। यह देश का भविष्य है। इनोवेशन से लेकर प्रोडक्शन तक सभी क्षेत्रों में नौजवान आगे रहते हैं। लेकिन गाइडलाइन के नाम पर उसी नौजवान आबादी को जाति के नाम पर बांट दिया जाता है। आज हम गाइडलाइन बनाने वाले नीति नियंताओं से कहेंगे कि देश की सबसे बहुमूल्य संपत्ति को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर नहीं बांटें। जब तक छात्र पढ़ रहे हैं, उन्हें छात्र ही रहने दिया जाए। नीति नियंताओं को समझना चाहिए, ये नौजवान ही देश का भविष्य हैं। उन्हें फिर मंडल कमंडल जैसे विवाद में नहीं बांटा जाए। उनके लिए शिक्षा का सही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि वो देश का भविष्य संवारे।